Welcome everyone. In this video, we will discuss about class 9th history and we were going to complete chapter 5. So let's start our part 3 of chapter 5. Today we will study about partialism in Africa. So चलिए देखते हैं. देखिए, let us move to Africa where over half of the world's partial population lives. जहाँ पर लगभग वर्ल्ड की हाफ से अबव पार्शियल पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पर चलते हैं हम. इवन टुडे, आज के टाइम पे भी 22 मिलियन अफ्रीकन्स डिपेंड ऑन सम फॉर्म ऑफ पार्शियल एक्टिविटी. 22 मिलियन यानी 2 करोड़ 20 लाख के आसपास लोग अभी भी डिपेंड करते हैं इसके ऊपर, पार्शियल एक्टिविटी के ऊपर. इसके अंदर कुछ कम्युनिटीज़ हैं, जैसे अगर हम कम्युनिटीज़ के नाम लें तो बेडुइन्स, बर्बर्स, मसई, ये कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है. सोमाली, बोरोन, तुर्काना. मोस्ट ऑफ देम नाउ आज के टाइम पे सेमी एरिड ग्रासलैंड्स, घास वगैरह वाले एरिया में और एरिड डेजर्ट में रिसाइड करते हैं, जहाँ पर बारिश से अगर एग्रीकल्चर करना चाहें तो उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा. देयर इज कैटल. अभी ये क्या करते देखिए, कैटल वगैरह, कैमल, गोट, शिप्स एंड डंकीज, उनका मिल्क, मीट, एनिमल स्किन, वूल ये बेचते हैं, उनको पालते हैं. सम आल्सो अर्न थ्रू ट्रेड. और कुछ अभी धीरे धीरे व्यापार भी करने लगे, धीरे धीरे कुछ ट्रांसपोर्ट की एक्टिविटीज़ भी करने लगे. टाइम के साथ साथ धीरे धीरे चेंजेस तो आते हैं सराउंडिंग्स में भी. अदर कंबाइंड पार्शियल एक्टिविटी विद एग्रीकल्चर. कुछ क्या करने लगे कि पार्शियल एक्टिविटी के साथ एग्रीकल्चर को भी तवज्जो देने लगे, एग्रीकल्चर भी करने लगे, सो दैट अपना खान पान वगैरह का भी काम कर सके. सो आगे देखते हैं. और इनके पास कुछ और जॉब्स होते हैं करने के लिए, जैसे ये इनका लेबर का काम कर लेते हैं, माइनिंग में काम कर लेते हैं, एक्सेट्रा. लाइक पार्शलिस्ट इन इंडिया, द लाइव्स ऑफ अफ्रीकन पार्शलिस्ट हैव चेंज्ड ओवर द कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल पीरियड. व्हाट हैव बीन दी चेंजेस. जैसे इंडिया में कॉलोनियल पीरियड में चेंज आया, तो ऐसे ही अफ्रीका में है. तो देखते हैं हम क्या चेंज थे ये. सो लेट्स सी. देखिए, वी विल डिस्कस सम ऑफ द चेंजेस बाय लुकिंग एट वन पार्शियल कम्युनिटी. हम एक कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे, द मसई. इनके बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि चेंजेस क्या हैं, क्या इनके बदलाव आए, एंड ये क्या करते थे और क्या से क्या हो गए. ओके, लेट्स सी. करते हैं शुरू. देखिए, द मसई कैटल हर्डर्स लिव प्राइमरी इन ईस्ट अफ्रीका. देखिए, मान लीजिए अफ्रीका है. ओके, मान लीजिए अफ्रीका है. सो ईस्टर्न अफ्रीका ये पोर्शन हो जाएगा इस साइड. सो ईस्टर्न अफ्रीका में मसईज रिसाइड कर रहे हैं, जैसे केनिया, अनदर. ये लगभग 3 लाख केनिया में है, प्लस 1.5 लाख है तंजानिया में. इज दैट क्लियर. वी विल सी हाउ न्यू लॉज एंड रेगुलेशन टूक अवे देयर लैंड एंड रिस्ट्रिक्टेड देयर मूवमेंट. हम देखेंगे कि नए कानूनों ने उनकी मूवमेंट को कैसे रिस्ट्रिक्ट करें. देखिए, आप ज़मीन देख सकते हैं यहाँ पर. अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये मैप है अफ्रीका का और यहाँ से आप देख सकते हैं. सो चलते हैं इनका क्या सिस्टम हुआ, कॉलोनियल पीरियड ने इनको कैसे चेंज किया इनकी मूवमेंट को. वेयर हैव द ग्रेजिंग लैंड्स बीन. सो देखिए, वन ऑफ द प्रॉब्लम लाइक मसीज हैव फेस्ड इज द कंटिन्यूस लॉस ऑफ ग्रेजिंग लैंड. देखिए, इंडिया में भी यही प्रॉब्लम थी. ग्रेजिंग की जो ज़मीन थी वो कम हो रही थी, उसके ऊपर कल्टीवेशन कर दिया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा. वहाँ पर टी, कॉफ़ी, रबर एक्सेट्रा उगवा देते थे, टिम्बर भी उगवा देते थे वहाँ पर. तो ऐसा ही अफ्रीका में होता है कि अब धीरे धीरे इनके ग्रेजिंग लैंड्स छीन लिए जाते हैं. ओके, बिफोर कॉलोनियल टाइम्स. लेकिन कॉलोनियल टाइम्स से पहले क्या था. मसई लैंड स्ट्रेच ओवर द वास्ट एरिया. देखिए, मसई लैंड जो कहाँ कहाँ तक था हम देखते हैं. ये था, देखिए, मान लीजिए केनिया से लेके तंजानिया तक. ओके, मतलब काफ़ी बड़े एरिया में ये मसई लैंड यहाँ पर था, काफ़ी बड़ा एरिया इनके अंडर था. देखिए, इन द लेट 19th सेंचुरी के बाद क्या होता है, अफ्रीका में रीजन्स को बंटवारा शुरू हो जाता है, रीजन्स आपस में बटने लग जाते हैं. और 1885 में मसई लैंड वाज कट इनटू हाफ विद इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन ब्रिटिश, केनिया एंड जर्मन तंजानिका. अभी मसई लैंड को बीच में काट देते हैं और ब्रिटेन ले लेता है यहाँ पर केनिया को. याद रखिएगा इस बात को.
और जर्मनी ले लेता है यहाँ पर तंजानिया को। इन दोनों के बीच में आपस में बंटवारा हो जाता है, इंटरनेशनल बाउंड्री लगा दी जाती है। देखिए सब्सिक्वेंटली द बेस्ट ग्रेजिंग ग्राउंड्स, जो बेस्ट ग्रेजिंग ग्राउंड्स थे वो वाइट सेटलमेंट वाले लोगों ने ले लिए, एंड मसेईज को छोटे छोटे एरियाज में पुश कर दिया जहाँ पर वो अपने कैटल्स वगैरह के साथ रहने लगे, जैसे केनिया के साउथ में, तंजानिया के नॉर्थ में को पुश कर दिया गया। द मसेई लॉस, मसेईज के पास लगभग जो 60% ज़मीन थी वो उन्होंने खो दी थी। दे वर कन्फाइंड टू एन एरिड जोन, एक सूखी ज़मीन पर उनको भेज दिया गया था जहाँ पर बहुत ही कम रेनफॉल या फिर बहुत ही अनसर्टेन आना या नहीं आना कुछ नहीं गारंटी थी। पूर पास्चर, पास्चर तो वहाँ पर था ही नहीं मान लीजिए। ओके, फिर देखते हैं आगे। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के लेट में यानी 1890s के बाद की हम बात कर लेते हैं। द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ईस्ट अफ्रीका आल्सो एनकरेज लोकल पीजेंट कम्युनिटी टू एक्सपेंड कल्टीवेशन। लोकल कम्युनिटीज़ को कहा कि आप कल्टीवेशन, आप कल्टीवेशन बढ़ा दीजिए ताकि एरिया ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े यहाँ पर और क्रॉप्स हम उगा सकें। इन कॉलोनियल टाइम से पहले क्या होता था, देखिए द मसई पाशलिस्ट हैड डोमिनेटेड देयर एग्रीकल्चर नेबर्स बहुत इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। मसई लोगों ने अपने आसपास के जितने भी नेबर्स थे, जो उनके आसपास की कम्युनिटीज़ थी, सो इसलिए वो उनसे बहुत आगे थे। मसीही लोग बहुत आगे थे, उनकी हार्वेस्टिंग भी काफ़ी अच्छी थी, मतलब हर चीज़ में अपने नेबरिंग से आगे थे। ओके, चलते हैं हम आगे। लार्जर एरियाज ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स वर आल्सो टर्न इनटू गेम रिजर्व्स। बहुत सारे एरिया को गेम बना दिया गया, जैसे मसी मारा एंड संबुरु नेशनल पार्क बना दिए गए केनिया और सेरेंगेटी में। ये याद कर लीजिएगा, मसी मारा एंड संबुरु नेशनल पार्क केनिया में एंड सेरेंगेटी बना दिया गया तंजानिया के अंदर। ओके, पाशलिस्ट वर नॉट अलाउड टू एंटर दीज रिजर्व्स। अब ये जो गेम के ग्राउंड बना दिए गए थे या फिर बेसिकली नेशनल पार्क बना दिए गए थे जहाँ पर हंटिंग होती थी, यहाँ पर मसई लोगों को या फिर कोई भी पाशलिस्ट लोगों को यहाँ पर एंटर करने नहीं दिया जाता था। पाशलिस्ट लोगों को बिल्कुल मनाही थी यहाँ पर जाने के लिए। यहाँ पर ना तो ही हंटिंग कर सकते थे, ना ही ग्रेजिंग करवा सकते थे। वैल्यू फन इन एरियाज को रेगुलर ग्रेजिंग ग्राउंड्स मसई लोग यूज़ करते थे। इसका मतलब ये जो एरिया भी नेशनल पार्क है, यहाँ पर ग्रेजिंग की जाती थी, ठीक है, मसई लोगों के द्वारा। आगे देखते हैं द सेरेंगेटी नेशनल पार्क। जैसे सेरेंगेटी नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं, वॉज क्रिएटेड और लगभग 14,760 किलोमीटर ऑफ मसी ग्रेजिंग लैंड। वो लगभग मसी ग्रेजिंग लैंड का इतना बड़ा एरिया पर वो बनाया गया था। आप सोच सकते हैं 14,000 लगभग 15,000 किलोमीटर आप मान लीजिए, इतना बड़ा एरिया इन्होंने यूज़ किया था। अभी हम आगे चलते हैं। देखिए आगे देखते हैं द लॉस ऑफ फाइनेस्ट। अब जो फाइन ग्रेजिंग ज़मीन थी वो छीन ली गई इनसे, एंड वाटर रिसोर्सेज भी इनसे छीन लिए गए थे। बहुत ही कम एरिया में वाटर रिसोर्सेज बच गए थे इनके लिए। कंटिन्यूस ग्रेजिंग की वजह से क्या होता था कि विद इन अ स्मॉल एरिया इनएविटेबली मेंट अ डेटरेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ पास्चर। छोटे से एरिया में क्या होता है कि लगातार यूज़ करने पर वो जो ग्रेजिंग ग्राउंड होता है वो ख़राब हो जाता है। फोडर, अब जो इनके पास
एनिमल्स को चराने के लिए चारा था वो भी बहुत ही कम रह गया था। फीडिंग द कैटल बिकेम अ परसिस्टेंट प्रॉब्लम। देखिए ठीक है, देखिए कैटल को फीड करने का जो प्रॉब्लम था वो अब इनके लिए लगातार हो गया था। अब इनके पास चारा नहीं था कैटल को फीड करने का, और ये इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। देखिए आगे देखते हैं अब हम, द बॉर्डर्स वर क्लोज्ड। देखिए इन द 19th सेंचुरी अफ्रीकन पास्चरिस्ट कुड मूव ओवर वास्ट एरिया इन सर्च ऑफ पास्चर। स्टार्टिंग में क्या होता था, 19th सेंचुरी अगर हम बात करें, ये कहीं पर भी मूव कर सकते थे, इनके पास बहुत बड़ा एरिया था चारा वगैरह चराने के लिए एनिमल्स को, और ये डिफरेंट ग्रेजिंग ग्राउंड पर अपनी कैटल्स को चराते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होता है, कॉलोनियल गवर्नमेंट इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने लग जाती है कि आप, इनके ऊपर रूल्स रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन लगाने लग जाती है कि आप मूव नहीं करेंगे, जैसे इंडिया में हुआ था। जैसे मसेज की बात करें, अदर पास्चर ग्रुप्स को भी कहा गया कि आप इस कन्फाइंड एरिया में रहेंगे, आपके ऊपर ये लिमिट्स लगाई जाती हैं, आप अपने स्टॉक्स को यहाँ पर नहीं लेके जा सकते, आप फॉरेस्ट में जाकर इनको नहीं चरा सकते। और परमिट लेना यहाँ पर ज़्यादा टफ था। विदाउट ट्रबल और हरेसमेंट डिसोबे करते थे रूल्स को, उनको पनिश कर दिया जाता था। आगे देखते हैं, पास्चरिस्ट वाज आल्सो अलाउड टू एंटर द मार्केट इन वाइट एरियाज, सॉरी वर नॉट अलाउड। देखिए पास्चरिस्ट को वाइट मार्केट्स में अलाउड नहीं था जाना, उनकी मार्केट पे भी नहीं जा सकते थे, और ट्रेड भी करना उनको अलाउड नहीं था। हमारे यहाँ फिर भी थोड़ा बहुत ट्रेड कर लेते थे, बट यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल ही बंद था, बिकॉज इनको डेंजरस माना जाता था। जिनके भी कॉन्टैक्ट में आएंगे ये डेंजरस मानते थे। इनके साथ सभी लिंक तोड़ दिए थे अंग्रेजों ने, इसीलिए देखिए कटिंग ऑफ ऑल द लिंक्स। आगे देखते हैं, धीरे धीरे जब ये लिंक तोड़ी, इनको पता चला कि यस हमें तो इनकी लेबर की जरूरत है, तो इसलिए धीरे धीरे थोड़े लिंक रोड वगैरह में यूज़ करने लगे इनको, रोड बनाने में, टाउन बनाने में, लेबर में, माइनिंग में, इनमें यूज़ करने लगे इनको। ओके, फिर देखते हैं न्यू टेरिटरी बाउंड्री। अब जो नई बाउंड्री बन गई आप सभी को पता है, केनिया इस तरफ रह गया, तंजानिया इस साइड, केनिया चला गया ब्रिटिशर्स के पास, तंजानिया चला गया जर्मनी के पास। ओके, चला गया ये दोनों। सो ये जो नई बाउंड्री अब बन गई थी, द एडवर्सली अफेक्टेड बहुत देर, अभी पाश्चर भी इनके ऊपर अफेक्ट पड़ा और ट्रेडिंग के ऊपर भी। इनके एनिमल्स अब हर्ड नहीं कर पा रहे थे ये, अब अपना ट्रेडिंग एक्टिविटी इनको कम्प्लीटली स्टॉप करना पड़ रहा था। अब देखिए आप इनकी क्या हालत, अब ये ना ट्रेड कर सकते, ना इनके पास कोई पाश्चर है, व्हेन पाश्चर्स ड्राई। अब देखिए जो थोड़ा बहुत पाश्चर बचा हुआ था उसके साथ क्या होता है, वो सूख जाता है। ओके, सूखा पड़ जाता है, इसी वजह से क्या होता है, पाश्चर्स की लाइफ अब बहुत भी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी। पास्चरिस्ट एक जगह से दूसरी जगह पहले मूव करते थे, बट अब उनको एक ही जगह पे स्टे करना पड़ता था। इसीलिए क्या है कि अब जो एक जगह पे पास्चर होगा वो सूख जाएगा या खराब हो जाएगा, कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी उसके अंदर। ओके, दैट इज वाई देखिए ट्रेडिशनली दिस नोमैडिज्म अलाउज देम टू सर्वाइव बैड टाइम्स। लेकिन जो मूवमेंट थी इनके बैड टाइम से बचा लेती थी, जो बुरा टाइम आता तो उससे बच जाते थे। अब लेकिन नहीं बच पा रहे थे। लेकिन अब क्या था, इनको एक जगह पे कन्फाइन कर दिया, अब इनको वहीं पर अपना बसेरा करना है, गांव वगैरह वहीं बनाना, उसी ज़मीन पर निर्भर करना है। बेस्ट ग्रेजिंग ग्राउंड से अब इनको छीन लिया गया था, अब वो वहाँ नहीं जा सकते थे। उसके बाद देखते हैं, अब उनकी कैटल जब एक जगह से दूसरी जगह अच्छा चारा नहीं खा सकती थी तो कैटल्स मरने लगी। अब देख सकते हैं यहाँ पर केनिया में लगभग 7,20,000 कैटल्स मर गई, और 8,20,000 शीप्स, 1,71,000 डंकीज। इस प्रकार से 1933 से लेकर 34 तक लगभग आधी जो कैटल थी मसईज की वो खत्म हो चुकी थी, बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। आप सोच सकते हैं, नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड, लेकिन सभी ग्रुप्स इक्वली अफेक्टेड नहीं थे। जैसे मसई लैंड की अगर हम बात करें, सभी इनके साथ जो और ग्रुप्स थे वो भी सभी इफेक्ट नहीं थे जितने ये इफेक्टेड थे। मसेज के जैसे अगर हम बात करते हैं कि मसेज सोसाइटी के अंदर दो ग्रुप्स थे, एक था एल्डर्स का, एक थे वॉरियर्स। एल्डर्स वो होते थे जो रूलिंग ग्रुप था, मतलब जो रूल्स बनाएंगे कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, मीटिंग करते थे राजाओं के टाइप से। ओके, डिस्प्यूट को दूर करते थे। वॉरियर्स थे जो फाइट करते थे। ओके, जो ट्राइब को, अपनी ट्राइब को बचाते थे औरों से। ये दो टाइप के ग्रुप थे मसेज में। अभी कैटल रेड्स की जाती थी, कैटल रेड से भी बचाते थे ये, बिकॉज कैटल एक वेल्थ है इनके लिए, एक बहुत ही बड़ी वेल्थ थी कैटल इनके लिए। उसके बाद देखते हैं, लेकिन वो एल्डर्स के अंडर आते थे। वॉरियर अपनी मर्जी से काम नहीं करते थे, उनके एल्डर्स के कहने पर ही काम करते थे। ये बड़ा ही जरूरी है, आगे देखिएगा। टू एडमिनिस्टर द अफेयर ऑफ मसेज, जो अफेयर संभालने के लिए ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया एक इम्प्लीकेशन, अ सीरीज ऑफ मेजर्स दैट
had important implications. They appointed chiefs of different subgroups who were made responsible for the affair of tribe. अभी ब्रिटिशर्स क्या करते हैं ये जानना बड़ा ही ज़रूरी है। ब्रिटिशर्स इनके चीफ अपॉइंट कर देते हैं जो इनके मैटर्स को संभालेंगे, जो इनके मसीह के जितने मैटर उनको संभालेंगे। अब इनका पुराना सिस्टम धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। एंड ट्रेडिशनली अथॉरिटी ऑफ बोथ वॉरियर्स एंड एल्डर्स वर इफेक्टेड। अब जो पुराना सिस्टम था एल्डर्स का प्लस वॉरियर्स का, उसको इफेक्ट पड़ा। ओके, वो इफेक्ट में आया, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। The chiefs appointed by the colonial government often accumulated wealth for time. The chiefs, अब जो चीफ बनाए गए वो धीरे धीरे अपनी वेल्थ ग्रो करने लगे, धीरे धीरे अपना संपत्ति ज्वाइन करने लगे। दे हैड रेगुलर इनकम बिकॉज उनके पास रेगुलर इनकम आती थी, एनिमल्स की फॉर्म में, गुड्स की फॉर्म में, उनको टैक्स मिलता था। इस प्रकार से वो अपनी सैलरी कमा लेते थे। ठीक है। देयर वाइफ्स एंड चिल्ड्रन स्टेड बैक इन द विलेज टू लुक आफ्टर द एनिमल्स। उनकी वाइफ और बच्चे गांव में रहते थे एनिमल्स की देखभाल करने के लिए। एंड कुड बाय एनिमल्स व्हेन देयर स्टॉक वाज डिप्लीटेड, और ताकि उन रुपए से अब वो एनिमल्स खरीद सके जब उनका स्टॉक खत्म हो जाए। इज दैट क्लियर? देखिए, बट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पुअर पास्टलिस्ट हु वाज डिफरेंट। जो पुअर लोग थे, जो पुअर पास्टलिस्ट थे, उनकी लाइफ बड़ी ही खराब चल रही थी इस टाइम, बिकॉज दे डू नॉट हैव द रिसोर्सेज टू टाइड ओवर बैड टाइम्स। उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे इन समय से उभरने के लिए। आगे देखते हैं। बिकॉज उनके पास कोई काम नहीं था, उनको अपना चारकोल बर्निंग में थोड़ा बहुत काम कर लेते थे, बट रेगुलर काम नहीं था उनके पास। ओके, एक परमानेंट उनके पास काम नहीं था। परमानेंट काम ना होने की वजह से आप देख सकते हैं रेगुलर काम नहीं होगा तो सैलरी लगातार नहीं आएगी और काम नहीं चल पाएगा। द सोशल चेंजेस अब जो आए थे दो लेवल पे। पहला, ट्रेडिशनल डिफरेंस एज बिटवीन द, अभी जो एज का डिफरेंस था एल्डर्स के बीच में और वॉरियर्स के बीच में, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एंड सेकंड था कि वेल्दी और पुअर के बीच में दो तरीके की प्रॉब्लम आई थी। ओके, सो देखिए, अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। अभी आपको पता लगा मसई में दो प्रॉब्लम थी, एक थी एल्डर वॉरियर्स के आपस में एज की, सेकंड थी उनके पुअर और वेल्दी के बीच में भी। ओके, सो वी सी दैट पार्शियल कम्युनिटीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर अफेक्टेड। सो हम देख सकते हैं कि पार्शियल कम्युनिटीज बहुत ज़्यादा इफेक्ट में थी। नए कानून बने थे, नए बॉर्डर्स बने थे, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगी थी। लेकिन ये जो प्रॉब्लम थी इनके साथ हर जगह पे थी दुनिया में, येट फिर भी पार्शलिस्ट थोड़ा बहुत अडेप्ट कर पाए। उनकी एनुअल मूवमेंट थी, जो उनकी कैटल्स के नंबर्स थे वो डिप्लीट बेशक हुए, लेकिन फिर भी वो अपना मैनेज करते हुए उन्होंने अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाया। ये हमारा कंक्लूजन में। आगे देखते, दे आर नॉट पीपल हु हैव नो प्लेस इन मॉडर्न वर्ल्ड। वो ऐसे लोग हैं जिनका मॉडर्न वर्ल्ड में आजकल कोई प्लेस नहीं माना जाता। और एनवायरमेंटलिस्ट भी मानते हैं कि दैट हिली रीजन्स में ये बहुत सूटेड लोग हैं, पार्शलिस्ट का बहुत योगदान है इस पृथ्वी पर। सो ये था हमारा चैप्टर 5 हिस्ट्री का। सो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा ये चैप्टर। अब की बार बहुत ही आपने पास्टलिस्ट के बारे में भी जाना था। ओके,
सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को एंड थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। सो थैंक यू।